हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मुंजाल, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट। गर्भपात, मिसकैरेज, अबॉर्शन, ये बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट होता है किसी भी फीमेल की लाइफ में, किसी भी कपल की लाइफ पे, किसी की फैमिली के लिए। तो आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है गर्भपात, मिसकैरेज, अबॉर्शन, क्या होता है, क्यों होता है। सब कुछ तो सही चल रहा था, मैंने खाना भी टाइम पर खाया, मैं सोई भी, मैंने कुछ भारी सामान नहीं उठाया, मैंने सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, मैंने चाय कॉफ़ी तक का सेवन नहीं किया, फिर भी मैंने अपना बच्चा क्यों खो दिया। ये सवाल कितनी ही फीमेल्स के मन में उठता होगा जब उनके अबॉर्शंस होते हैं। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी आपको ये बताने के लिए कि गर्भपात क्या है, क्यों होते हैं और उसके बचाव के लिए, अगली प्रेगनेंसी में उसके बचाव के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले गर्भपात होता क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं। जब बच्चा ठहर गया, मिस्ड पीरियड हो गया, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, हमने सब टेस्ट करा लिया, उसके बाद उस फीमेल को एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो गई, जो कभी लिटिल अमाउंट में हो सकती है, हैवी भी हो सकती है, कभी क्लॉट पास हो गया या कोई फ्लैशी मास पास हुआ, और कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब हम अपने डॉक्टर के पास गए, सोनोग्राफी कराया, तब हमें पता चलता है कि बच्चे की धड़कन पेट में ही ख़त्म हो चुकी है, बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। इसे हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये अबॉर्शंस बार बार होते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, जिसे हम बोलते हैं रिकरेंट अबॉर्शंस या रिकरेंट मिसकैरेज। पहले 5 महीने में जिस तरीके से अगर ऐसा बच्चा हमारा लॉस होता है तो हम उसको 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, और दोनों ही चीज़ों में अंतर रहता है। जो बच्चे पहले तिमाही में ख़त्म हो जाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं, अर्ली अबॉर्शन जिसको बोलते हैं, कि 12 हफ्ते से पहले ही अबॉर्शन हो जाना, उसके कारण कुछ और रहते हैं। और 5वें महीने 12 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में अगर प्रेगनेंसी लॉस होती है किसी भी कारणवश, तो उसके कॉजेज़ भी अलग रहते हैं। एंड डेफिनेटली जब कॉजेज़ अलग रहते हैं तो उसका प्रिवेंशन, उसका आगे आने के लिए हमारे लिए ट्रीटमेंट भी अलग अलग रहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली अबॉर्शन, अर्ली मिसकैरेजेस के बारे में। अर्ली मिसकैरेजेस जो पहले तिमाही में होते हैं, लेस देन 12 वीक्स में। जैसे कि हमने जाना गर्भपात के लक्षण कैसे हैं, ब्लीडिंग, हैवी या स्मॉल, पैसेज ऑफ क्लॉट्स के साथ में पैसेज ऑफ फ्लैशी मास, जो दर्द के साथ एसोसिएटेड हो सकता है या कई बार बिना दर्द के भी होता है, या फिर मिस्ड अबॉर्शन जिसमें बच्चे की धड़कन बनी ही नहीं या आकर रुक, ये भी होता है कई बार कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिसे हम रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। कॉजेज़ पहली तिमाही के बहुत ही अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेट अबॉर्शंस। अर्ली अबॉर्शंस में जेनेटिक फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, माँ या पिता द्वारा जो एग और स्पर्म्स आते हैं उनमें अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो तो उससे जो भ्रूण बनता है उसमें अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो अर्ली अबॉर्शंस के चांसेस रहते हैं, और ये 10 से 15% केसेस में देखा जाता है। तो आइए पहले समझते हैं कि भ्रूण बनता कैसे है। कई बार कपल हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि ना मेरे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, ना मेरे हस्बैंड में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, तो हमारे बच्चे में ये जेनेटिक डिफेक्ट कैसे आया। एक भ्रूण बनने के लिए एक अंडा लगता है और शुक्राणु लगते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में हम जानते हैं, हमने अपनी अर्ली क्लासेस में पढ़ा है कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्लस XY क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो जब हमारे अंडे बनते हैं, एग्स बनते हैं और शुक्राणु बनते हैं, उसमें डिवीजन की वजह से, क्रोमोसोमल डिवीजन की वजह से हमारा जेनेटिक मटेरियल हाफ कंट्रीब्यूट होता है मदर की साइड से फादर की साइड में। और जब इस डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से भ्रूण की क्वालिटी खराब होती है, उनमें जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं। और ये नेचर का रूल रहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जब भी कोई जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी इतनी ख़राब होती है कि उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो मदर नेचर ही उस पर डिसीजन ले लेती है कि इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो या तो उसकी धड़कन बंद हो जाती है या फिर अबॉर्शंस हो जाते हैं। जेनेटिक कॉजेज़ का पता लगाना,
या उसके लिए बचाव करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि जेनेटिक कॉजेज़ में ज़रूरी नहीं रहता कि हर बार ही अंडा खराब बने या हर बार ही शुक्राणु खराब बने। तो नेचर का एक प्रिंसिपल रहता है कि एवरी जेनेटिक कॉज विद एवरी प्रेगनेंसी गेट डिक्रीज्ड। तो हमें अपने आप में ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि एक बार यदि हमारे अबॉर्शन हुआ है जिसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट हमने पता लगा लिया था, तो नेक्स्ट टाइम पर उसके होने के चांसेस उससे कम हो जाते हैं। मैटरनल एज, माँ की उम्र पर भी डिपेंड करता है कि एग की क्वालिटी कैसी है। जब एग की क्वालिटी ख़राब होती है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम में एबनॉर्मैलिटीज़ रहें। तो हमें टाइमली, जैसे कि 30 ईयर्स से पहले हम लोग बोलते हैं एक आइडियल एज रहती है कंसीव करने की, उस टाइम पर प्रेगनेंसी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है हमारी लाइफ का, उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। 35 ईयर्स की एज के बाद में एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल भी जेनेटिक फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर हमारी हैबिट्स, टबैको, निकोटिन एक्सपोजर, अल्कोहल एक्सपोजर रहता है, तब भी हमारे एग या स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब रहती है। तो ये रही बात जेनेटिक कॉजेज़ की। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है हार्मोनल में कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो हमारे भ्रूण को, हमारी प्रेगनेंसी को, जो अर्ली बेबी बनता है उसको सपोर्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। प्रोजेस्टेरॉन नामक एक जो हार्मोन्स हमारे एग रिलीज़ होने के बाद में जो खोल बचता है, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, अगर ये प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स हमारी बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट में रहता है तो वो प्रेगनेंसी को इम्प्लांट होने में, उसको ग्रो होने में सपोर्ट करता है। और अगर इसकी मात्रा कम रहे, जिसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम रहने की वजह से बच्चे में चिपकने की, इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाने की, या फिर अर्ली अबॉर्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट एक हार्मोनल कारण है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण है थायराइड। यदि हमारी बॉडी में फीमेल्स में हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम रहती है, थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से भी अर्ली अबॉर्शंस के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज़ में यदि हमारी शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है तो उसमें भी अर्ली अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट्स के चांसेस रहते हैं, बेबी में मैलफॉर्मेशन के चांसेस रह जाते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसे हम आजकल प्री डायबिटिक स्टेट भी बोलते हैं, उसमें भी यही कारण रहता है कि इम्प्लांटेशन फेलियर या अर्ली अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 10% केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी अर्ली अबॉर्शंस होते हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है इम्यूनोलॉजिक। जब एक फीमेल की बॉडी अपने हस्बैंड के स्पर्म्स को फ़ौरन समझती है, जब उसके अंदर में ऐसे ऑटो एंटीबॉडीज़ या एंटीबॉडीज़ होते हैं जो स्पर्म्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो बेबी उससे बनता है, भ्रूण बनता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे बाहर फेंक देते हैं। इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ अर्ली अबॉर्शंस। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉज रहता है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम्स, जिसमें बच्चे का जो नर्चरिंग की स्टेज होती है, जिसमें हम बोलते हैं कि प्लेसेंटा से, मदर से बेबी के अंदर जब खून जाना शुरू होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू छोटे छोटे फीडिंग वेसल्स बनते हैं जो बेबी को ब्लड पहुंचाते हैं, जिसके थ्रू बेबी को न्यूट्रिशन जाता है, ऑक्सीजन जाता है। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम फीमेल का ब्लड थिक हो जाने की वजह से, उन ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से, ब्लड थिक हो जाने की वजह से वो फीडिंग वेसल्स जो मदर से बच्चे को खून सप्लाई करते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। जब वो क्लॉग हो जाते हैं तो बेबी को न्यूट्रिशन नहीं जाता है, ब्लड नहीं जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाता है, और अर्ली अबॉर्शंस होने के चांसेस रहते हैं। ये बात रही इम्यूनोलॉजिक। चौथा एक कारण रहता है अर्ली अबॉर्शंस का इन्फेक्शन वायरल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। टॉर्च नामक एक इन्फेक्शन रहता है जिसका पहले तिमाही में बच्चे को ख़राब करने में कोई रोल नहीं है। टॉर्च इज़ नॉट अ कॉज ऑफ अर्ली अबॉर्शंस, और इसकी जांच करना भी अगर हमारे अर्ली अबॉर्शंस हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं रहता। ये एक मिथ है कि टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से अर्ली अबॉर्शंस होते हैं। टॉर्च की वजह से बच्चे में बनावटी खराबी या लेटर ऑन स्टिल बर्थ के चांसेस ज़रूर रहते हैं, लेकिन अर्ली अबॉर्शंस नहीं रहते हैं। तो टॉर्च एक मिथ है। बाकी इन्फेक्शंस, पैरासिटिक, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शंस कॉजेज़ हो सकते हैं, बट ये सिर्फ 5% ही केसेस में
हमारी रिसर्च में दिखाया गया है कि अर्ली अबॉर्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कोई कारण नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड कॉजेस ऑफ अर्ली अबॉर्शंस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसे हम साइंटिफिकली तरीके से प्रूव नहीं कर सकते। जब हमें कोई कारण पता नहीं चल पाता तब हम उसे अनएक्सप्लेन्ड अबॉर्शंस की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसमें हमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें एग्जैक्ट कॉज ना पता होने के कारण हम इसको कुछ लेबल नहीं कर पाते। ये तो रही बात कॉजेज़ ऑफ अर्ली अबॉर्शंस की। अब इससे कैसे बचाव किया जाए, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हम ऐसा क्या करें, कैसे करें कि ये हमारे साथ रिपीट ना हो। तो बहुत ज़रूरी रहता है अपने अबॉर्शन का कॉज जानना। तो जैसे ही अगर हमारी हिस्ट्री हमें सजेस्ट कर रही है प्रेगनेंसी पहली हमारी ख़राब हो गई है, तो हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसके साथ अपनी पूरी हिस्ट्री शेयर करनी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये मिस्ड अबॉर्शन है या उनको पेन हुआ और एकदम से क्लॉट पास हो गया। इससे क्लिनिकल हिस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हिस्ट्री हमें बता सकती है कि क्या कॉज रहा होगा। कई बार हम जो अबॉर्शंस होते हैं उनका जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं पता लगाने के लिए। खास करके रिकरेंट अबॉर्शंस में हम उनको टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं पता लगाने के लिए कि क्या कारण रहा, क्या इसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट था या फिर मदर में कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम कारण पता लगा सकते हैं। दूसरे जैसे कि इन्फेक्शन से हमें बचना चाहिए। हार्मोनल कॉजेज़ में अगर हमें थायराइड का प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले हम अपने थायराइड को करेक्ट करें। एडिकेट मतलब अगर हम प्रॉपर तरीके से थायराइड की मेडिसिन अपनी नहीं ले रहे हैं या हमें अभी पता चला हमें थायराइड का दिक्कत है तो थायराइड की मेडिसिन शुरू करें। अपने शुगर डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। पीसीओडी है तो हम अपने डॉक्टर की सलाह पर इंसुलिन सेंसिटाइज़र जिसे मेटफॉर्मिन बोलते हैं वो शुरू कर सकते हैं प्रेगनेंसी से पहले, ताकि ये एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स मेटफॉर्मिन जो रहते हैं ये एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, पीसीओडीज़ के इफ़ेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ एग को कम कर देते हैं। ये बात रही हार्मोनल कॉजेज़ की। इन्फेक्शन हम कवर कर लिए हैं। अगली बात रहती है इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जैसे हम टेस्टिंग में पता लगता है कि फीमेल को एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम्स हैं, एप्लाज हैं, टेस्ट से पता लगाया। तो उन केसेस में हम अर्ली प्रेगनेंसी में ही इकोस्प्रिन नामक दवाइयाँ या कई बार इम्यूनोसप्रेसेंट्स या हेपेरिन जैसे ब्लड को थिन करने वाले इंजेक्शंस शुरू करने पड़ते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी को अर्ली अबॉर्शन से बचाने के लिए। तो सही टाइम पर अपने डॉक्टर की सलाह को सही तरीके से मानने से हम इन अबॉर्शन से बच सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, टॉक्सिक गैसेस का एक्सपोजर, ड्रग एक्सपोजर, जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं हमें टाइमली सोना, अच्छे से खाना, एक बैलेंस डाइट लेना बोथ फॉर मेल एंड फीमेल इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्सपोजर टू टॉक्सिक गैसेस, स्मोकिंग, एल्कोहल, इनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमें वो सब कुछ करना चाहिए जिससे बच्चे को इम्पैक्ट हो सकता है, उससे हम बचा लें। इस वीडियो में हमने जाना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के क्या कॉजेज़ होते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं और ये कैसे प्रेजेंट करता है। आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि लेट अबॉर्शंस के क्या कॉजेज़ रहते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जानकारी, कोई भी उलझन है जिसे आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी इसे सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।